नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? मस्त मजे में। चलिए, हम बढ़िया मस्त। चलिए, तो करते क्लास की शुरुआत। हाँ, तबीयत ठीक है। अच्छा, लाला की आवाज आ गई थी क्या वीडियो में? चलो, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 परमाणु है ना। तो परमाणु पर हमें बस आज बेसिक सी बातें करनी है। हमने पिछली क्लास में फॉर्मूले सारे देख लिए थे। आज हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बार्मा पाशन ब्रैकेट पिफन सीरीज क्या होती है, वो सीरीज जो है वो आज हमें समझना होगा, है ना। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि कल से है ना, मतलब कल के दिन में और आने वाले 1-2 दिन में मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा, क्योंकि हमारा पिछले वीक में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था। तो कल एक्स्ट्रा क्लास रहेगी जिसके अंदर हम नाभिक पढ़ेंगे ना। तो कल 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। क्लास शुरू करने से पहले ही बोल देता हूं, कल 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। आप घूमने गए थे? हाँ, हम घूमने भी गए थे और फिर घूम कर आए तो थोड़ा गला बैठ गया, एकदम आवाज नहीं निकल पा रही थी गले से। चलिए, तो कल 12 बजे हमारी एक्स्ट्रा क्लास रहने वाली है फिजिक्स की, ठीक है। हाँ, ए स्टार बैच की भी क्लास रखेंगे हम, लेकिन पहले ये वाला जो हम कर रहे हैं ना उसको खत्म कर देते, या मतलब जो हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इस मॉडर्न फिजिक्स को हम खत्म कर देते। तो कल 12 बजे हम लोग फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास रखने वाले, जिसमें मैं नाभिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो हाँ, गले में फ्रिक्शन ज्यादा हो गया था, आज तो कम हो गया फ्रिक्शन फिर से। तो अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। बस काफी सारी बातें होगी। तो ये हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था कि त्रिज्या जो होती है वो n² व z के समानुपाती होती है। वेग जो होता है वो z बटा n के समानुपाती होता है। ऊर्जा z² व n² के समानुपाती होती है। और आवर्त काल जो होता है वह n³ बाय z² के समानुपाती होता है, ठीक है। हाँ, 4 बजे भी क्लास रहेगी। पार सर ने 1 बजे क्लास का बोला है, ठीक है। मैं एक बार पार सर से बात कर लेता हूं अभी पहले। तो हाँ, मैं गर्म पानी ही पी रहा हूं बेटा, चिंता ना करो। तो अगर हाँ, बायोलॉजी की 1 बजे से क्लास है कल, ठीक है। मैं एक बार पार सर से बोल देता हूं, अगर पार सर 1 बजे नहीं लेंगे, अगर पार सर 2 बजे ही लेंगे तो मैं 12 से 2 ले लूंगा। वरना अगर पार सर ने बोला कि उन्हें ज्यादा मतलब कुछ अगर एक्स्ट्रा बचा होगा उनका, तो फिर हम 4 बजे ही क्लास लेंगे, ठीक है। लेकिन 99% चांसेस मैं पार सर को मना लूंगा। मैं पार सर को बोल दूंगा 2 बजे से क्लास ले, हम 12 से 2 ले लेंगे और 2 से 5:30 कल 2 क्लासेस होंगी फिजिक्स की, ठीक है। चलो, हाँ भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब हमें क्या पढ़ना है ना, देखिए। तो अब हमें एच स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम की कहानी समझनी है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी थी, जिसके बलबूते पे हमें ये पता चला कि एक्चुअल में हमारे पास जो अलग अलग ऑर्बिटल्स, जो अलग अलग शेल्स है ना, मतलब अगर हमारे पास एच एटम होता है, मतलब ये जो बोहर का मॉडल है वो तो केवल और केवल एच एटम के लिए है। तो एच एटम में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बना था, वो स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम कैसे बनाता है और स्पेक्ट्रम से जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, वो सारी बातें जो है वो हमें इसमें आज की क्लास में देखना है,
ठीक है, तो ये सारी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की। और ये स्पेक्ट्रम जो था उसकी बदौलत ही पता चला था एक्चुअल में कि हमारे पास N1, N2, N3, N4, N5 अलग अलग शेल्स होती है ना। मतलब जो कन्फर्मेशन मिला था वो स्पेक्ट्रम से मिला था कि हमारे पास जो अलग अलग एनर्जी, अलग अलग शेल है उनकी अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो अगर अलग अलग एनर्जी लेवल है उन लोगों का, तो अलग अलग एनर्जी लेवल है, तो वो एनर्जी गैप जो है वो एनर्जी गैप कितना है और उन सबके बारे में सारी जानकारी स्पेक्ट्रम से मिली थी। ठीक है, हाँ बेटा मुझे पता चल गया, आप लोगों के कमेंट्स मिल गए मुझे कि फिजिक्स कल, मतलब कल नहीं है, बायो की एक्स्ट्रा क्लास फ्राइडे को है, तो मैं कल 12 बजे आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखने वाला हूं। ठीक है, 12 से 2 हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पिछले वीक में 2 क्लासेस छूट चुकी है, तो वो कवर अप करना होगा हमें, है ना। हाँ, ये सब थोड़ा सा फ्यूज है इनका, है ना, स्क्रूड हिले है, इनको फ्राइडे बोला था, ये बेटा फ्राइडे बोला था, है ना, तो फ्राइडे बोला था अगर पार्सर ने, तो फ्राइडे के दिन से पार्सर की 1 बजे होगी, लेकिन मैं कल 2 बजे 12 से 2 क्लास लूंगा। चलिए, तो स्पेक्ट्रम या अर्धचालक में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट सी कहानियां होती है देखिए। तो अब अगर हमारे पास यहां पर ये होगा, ये क्या है, मैं एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं, तो हमारे पास नाभिक होगा, ये होगा N1 मतलब पहली शेल, फिर N2 दूसरी शेल, N3 तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, छठी शेल, ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। तो यहां पर अगर N1, N2, N3 जो है वो क्या है, वह है सर पहली, दूसरी, तीसरी शेल। अच्छा, इन्हें हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, यहां पर जो मेरे पास N2 है उसे हम प्रथम उत्तेजित अवस्था भी बोलते हैं ना। तो क्लास में अगर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है तो आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा चीजें, क्या कि अगर आपको N2 बोला जा रहा है तो N2 क्या है, प्रथम उत्तेजित अवस्था होगी, है ना, या आपको बोला द्वितीय कक्षा तो वह N2 है। ठीक है, प्रथम उत्तेजित अवस्था वो भी N2 ही है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था N3 हो जाएगी। इसके अलावा अब होता क्या है ये समझना होगा हमें। तो देखो क्या होता है, अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, स्पेक्ट्रम एक्चुअल में 2 टाइप के बनते हैं, ऐसा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम बनते हैं। कौन कौन से स्पेक्ट्रम बनते हैं 2 टाइप में, एक होता है जिसमें हमारे पास, है ना, ध्यान, ये एक्चुअल में आगे चलकर अगर आप बीएससी करोगे, फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। क्या होते हैं 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम, देखो 2 चीजें होती है। क्या होता है कि अगर मान के चलो मैंने यहां पर एक सैंपल रखा, क्या करते हैं, एक अगर हाइड्रोजन है तो हम एक क्यूब के अंदर, एक घन के अंदर हाइड्रोजन गैस, ग्लास का घन रहता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल देते हैं, फिर इधर से हम लाइट फेंकते हैं उस हाइड्रोजन गैस पे, ठीक है, और इधर स्क्रीन लगा देते हैं। तो अब क्या होगा कि यहां से लाइट आई तो लाइट, व्हाइट लाइट आई, या अलग अलग तरंग दैर्ध्य थी, उसमें अलग अलग प्रकार की किरणों का मिलन था, वहां पर बहुत सारी तरंग दैर्ध्य थी। लेकिन जब हमने सामने स्क्रीन पर देखा तो हमें कुछ प्रकार की तरंग दैर्ध्य नहीं मिली, कुछ प्रकार की तरंग दैर्ध्य नहीं मिली वहां पर, जो आनी सारी चीज थी लेकिन कुछ नहीं आई। तो ये जो है वह हम एक्चुअल में अब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम के नाम से बोलते हैं। क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जैसे ही इस हाइड्रोजन में से लाइट निकली तो उसमें से कुछ लाइट जो है वो इन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली, है ना, कुछ लाइट जो थी वो इनके इलेक्ट्रॉन ने ले ली, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कक्षा पर कूद कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। वैसे हमको फिजिक्स में डिटेल में ये सब नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम बोलते हैं एमिसिव स्पेक्ट्रम। एमिसिव स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कक्षा में पहुंच गए, तो अब क्या होगा, ये ऊपर गए, फिर इन्हें पता चला कि अरे भैया गलती कर दी, यहाँ आकर ये तो अनस्टेबल है, यहाँ पर तो स्टेबिलिटी कम है, तो उसके बाद में ये सबके सब नीचे की कक्षाओं में कूदना शुरू कर देते हैं। अब जब ये नीचे की कक्षाओं में कूदते हैं, देख अगर ये ऊपर की कक्षाओं में जाएगा तो ये ऊर्जा लेगा। अब ऊर्जा जो है वो किस में से आ रही है, लाइट में से आ रही है। तो लाइट जो है वो क्या है सर, लाइट के अंदर फोटोन है, तो फोटोन से ऊर्जा लेगा, ऊपर वाली कक्षाओं में जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब कि सर वो अगर नीचे वाली कक्षाओं में आने लगे, तो नीचे वाली कक्षाओं में आने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो फोटोन देते हैं। अब ये जो फोटोन दे रहे हैं,
है ना, जो फोटोन दे रहे हैं वो फोटोन जब देंगे, मतलब फोटोन अगर बाहर निकल रहे हैं तो जो फोटोन बाहर निकलेंगे उन फोटोन में, है ना, वो जो फोटोन निकलेंगे उन फोटोन की तरंग दैर्ध्य हम पता कर सकते हैं, है ना। जो फोटोन निकलेगा, कौन से रंग का फोटोन निकला वो पता चल जाएगा। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में इनके बीच में कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, क्योंकि जितनी एनर्जी से अगर मान के चलो n बराबर 4 से n बराबर 1 पर एक इलेक्ट्रॉन कूद कर आया, तो ये क्या करेगा, यहां से अपना एक फोटोन बाहर फेंकेगा। क्या फेंकेगा, यहां से एक फोटोन बाहर फेंकेगा। तो इसका जो फोटोन बाहर आएगा, इसका ये जो फोटोन बाहर आएगा, वो फोटोन बाहर आया मतलब क्या, ऊर्जा में अंतर हुआ जिसकी वजह से फोटोन बाहर आ गया। क्लियर है। तो ये फोटोन जाके किसी न किसी स्क्रीन पे टकराएगा और हम वहां से पता कर सकते हैं कि यहां पर कितना ऊर्जा अंतराल था। ठीक है। या दूसरी बात हम ये भी पता कर सकते हैं क्या, कि सर अगर हमें यहां पे ऊर्जा अंतराल पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि वहां पर फोटोन जो निकलेगा उसकी ऊर्जा क्या हो। ठीक है। तो अभी हमने बोहर के मॉडल के अनुसार यहां पर ऊर्जा अंतराल पड़े थे, है ना। बोहर के मॉडल के अनुसार क्या पड़ा था कि सर यहां की जो ऊर्जा होती है -13.6 Z² होती है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम, अच्छा ये ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, कोई बताएगा? इसका मात्रक क्या होता है, कोई बताएगा? इसका मात्रक क्या होगा, कोई बताएगा? हाँ, इसका मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था इसका मात्रक। बिल्कुल सही बात, इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी होता है। अच्छा, अब यहां पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी है और अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, मतलब कि H एटम है, H एटम में Z की वैल्यू क्या होती है सर? H एटम में Z की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। बिल्कुल सही बात। तो अगर हम यहाँ पे E1 कैलकुलेट करें, मतलब कि n बराबर 1 पर एनर्जी कितनी है ये कैलकुलेट करें, तो हम बोल सकते हैं होगा -13.6, Z की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू भी कितनी रख दे, 1 का स्क्वायर, यानी -13.6 ईवी होगी। अच्छा, इसी प्रकार से ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में काफी बार पढ़ा है और ये आपको मुंह जीवानी याद होंगी सारी वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज? E2 पे क्या वैल्यू आएगी सर? E2 पे आएगी -13.6, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो क्या -13.6/4 कितना आएगा ये वैल्यूज मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को मुंह जबानी याद होगी। ये यहां पर ये N1 का एनर्जी लेवल होता है, N2 का कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही बढ़िया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से E3 पर क्या होगा, E3 मतलब कि N3 पर एनर्जी लेवल -13.6, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -13.6 अपॉन में 9, तो माइनस कितना होगा ये बताएंगे भैया, कितना आएगा ये? -1.5 आएगा। क्या सही है ये? क्या ये सही है? बिल्कुल, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसी प्रकार से E4 जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें होगा -13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -13.6 अपॉन में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा ये? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारे वैल्यूज हमको आधी नींद में भी याद होने चाहिए। अच्छा, ये क्या पता करा सर हमने? ये हमने अलग अलग एनर्जी लेवल्स पता करे कि E1 पे क्या होगा, E2 पे क्या होगा, E3 पे क्या होगा, E4 पे क्या होगा, अलग एनर्जी लेवल्स पता करें। अब अगर मैं यहां पर अंतर देखूं, इनमें अंतर मतलब 1 और 2 में अंतर देखो, है ना। जैसे अब हमें बेसिकली यहां पर En माइनस, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए En माइनस E1, या ऊर्जा में कितना डिफरेंस होगा, मतलब कि En क्या लिखा, मतलब दूसरी और पहली में ऊर्जा का अंतर। तो ये अंतर देखोगे आप, तो इन दोनों में जो ऊर्जा का अंतर आएगा वो 10 पॉइंट, इन दोनों को माइनस करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना। दूसरे, पहले और तीसरे में ऊर्जा का अंतराल कितना आता है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर? अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं हम, इन दोनों का निकाल ले फिर इन दोनों का निकाल ले। देखो, आपने हो सकता है केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ा हो, पहले इन दोनों का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अच्छा, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा सर? इनको माइनस करेंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 1.89 आएगा। क्या ये होगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 4 में कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा? 3 और 4 में एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 4 में इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 1.5 और 0.85, इसका एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा 0.66 आएगा। क्या ये 0.65 या 0.66 बोल सकते हैं हम? क्या हम इसे 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, है ना? इसके अलावा आपने ऐसे एनर्जी डिफरेंस भी पढ़े होंगे कि सर पहली और दूसरी में तो पता है, पहली और तीसरी में डिफरेंस क्या है? तो सर यहां पर पहली और तीसरी में डिफरेंस कितना है? तो यहां पर पहली और तीसरी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13.6। मतलब सर एक तरीके से इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं हम चाहे तो, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा। क्या, है ना? तो ये सारे एनर्जी डिफरेंस हमें क्या बता रहे हैं? ठीक है, ये सारे एनर्जी डिफरेंस हमें क्या बता रहे हैं? देखो, ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से N1 पर आएगा तो वो अपने अंदर से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा या वो जो फोटोन बाहर फेंकेगा उसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा रहेगी, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। एग्जैक्ट यहां पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा रहेगी, है ना? E2 से E3 में 0.9 आएगा। E2 से E3 में 0.9 आएगा। क्या, एक बार चेक कर लो। राहुल ब्रो बोल रहे कि सर यहां पर तो 0.9 आना चाहिए। हाँ भाई, बाकी सबको तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखो, इसी प्रकार से अगर हम E2 से E3 में चेक करेंगे तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो 1.989 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा एनर्जी डिफरेंस। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम E3 और E4 में देखें तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे है ना, इधर भले नीचे जा रहे हैं लेकिन इस तरफ तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊर्जा अंतराल जो है कम होता जा रहा है ना? वैसे हमें N4 के ऊपर या N5 के ऊपर कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उससे ऊपर जाते तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। मतलब वहां पे ऊर्जा अंतराल ज्यादा नहीं बचता है। तो अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके N1 पर आता है तो कितना ऊर्जा अंतराल दे सकता है? तो मैक्सिमम ऊर्जा अंतराल जो हो सकता है वो ऊर्जा अंतराल होगा ये वाला, -13.6 और 3.4 का जो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी भी कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का फोटोन नहीं फेंक सकता है। उससे उतना होगा या उससे कम का होगा। या इसका दूसरी भी बात सही है क्या? दूसरी भी बात सही है क्या कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को, अगर N1 पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसे कूदकर कहीं ऊपर जाना है तो न्यूनतम कितनी ऊर्जा देना पड़ेगी? तो उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूनतम ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। मान के चलो इसमें फोटोन फेंक के मारे तो यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का अगर फोटोन होगा तो वो N1 से N2 पर नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में, है ना? अब यहां पर इन सब के बेसिस पर ही स्पेक्ट्रम बनता है कि अगर हमारे पास जो है हम इमिसिव स्पेक्ट्रम पढ़ते कि ऊपर वाली कक्षाओं से नीचे वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है तो उसमें कितनी ऊर्जाएं हो सकती है। तो सर ऊर्जा ये सारी लिखी हुई ऊर्जा अंतराल हमारे पास लिखे हुए हैं। लेकिन अब यहां पर अगर मैं देखूं N1 पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है तो वहां पर उसे हम क्या बोलते हैं? उस स्पेक्ट्रम लाइन को क्या बोलते हैं? N2 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है तो उस स्पेक्ट्रम लाइन को क्या बोलेंगे? N3 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है तो उस स्पेक्ट्रम लाइन को क्या बोलेंगे? N4 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है तो उस स्पेक्ट्रम लाइन को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये सारी जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होंगी इनका मान, इनकी वैल्यूज क्या क्या होने वाली है। ठीक है, तो ये वैल्यूज, इनका मान जो है वो अब हम पता करेंगे। साथ ही साथ हम यहां पर इनका जो ऊर्जा अंतराल है उसके लिए
कितनी ऊर्जा का फोटोन या कितने तरंग दैर्ध्य का फोटोन वहां से निकलेगा, उसका भी एक फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? एकदम आसान सी बात है कि अगर मुझे पता चला कि N2 से N1 पर कोई एक इलेक्ट्रॉन कूद कर आया तो कितनी ऊर्जा देगा? वो ऊर्जा देगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब वहां से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से N2 से N1 पर जो इलेक्ट्रॉन कूद कर आएगा वो कितनी ऊर्जा देगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां से जो फोटोन निकला उसकी ऊर्जा होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे पता है कि अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या लिखी जाती है? फोटोन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था hc बटा लैम्डा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने फोटोन के लिए? hc बटा लैम्डा फोटोन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो ऊर्जा अंतराल होंगे उनको बराबर करेंगे hc बटा लैम्डा के। ये दोनों ऊर्जा अंतराल बराबर hc बटा लैम्डा, तो ये सारे ऊर्जा अंतराल जो होगा वो hc बटा लैम्डा के बराबर कर देंगे तो हम बड़ी आसानी से वहां से लैम्डा निकाल सकते हैं। तो ये जो सब कुछ मैंने आपको शब्दों में बोलकर बताया वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई भी एक फोटोन आ रहा है, देखो ऐसा घबराने वाली बात नहीं सर इतना सारा क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको ऑलरेडी आता है। ये सब कुछ जो मैंने बोला वो सब कुछ यहां पर शब्दों के रूप में या गणित के रूप में लिखा हुआ है। फोटोन की तरंग दैर्ध्य, फोटोन किसी भी फोटोन की अगर आपको तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो कैसे निकालोगे? उसमें ऊर्जा अंतराल देखोगे, ये हो जाएगा N2 माइनस N1, है ना। मतलब कि N2 से N1 पर फोटोन कूद कर आया तो ऊर्जा अंतराल क्या लिख सकते हैं? हमें पता है सर ऊर्जा अंतराल जो होगा, है ना, ये कैसे लिखेंगे? देखो एक्चुअल में यहाँ पे N2 माइनस N1 क्यों किया गया? क्योंकि मुझे पता है, एक मिनट ध्यान सुनो, पहले बताओ कि यहां पर अगर मान के चलो ये पहली शेल है ना, इस शेल को मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला था, इसको मैंने 3 बोला था। तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो ऊर्जा बढ़ रही है या घट रही है? ऊर्जा बढ़ रही है या घट रही है? पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने। ऊर्जा बढ़ रही है घट रही है? ऊर्जा बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, बिल्कुल, क्योंकि यह नेगेटिव है, फिर नेगेटिव में कम, नेगेटिव में कम, नेगेटिव में कम, नेगेटिव में कम और अनंत पे 0 हो जाएगी। तो ये घट रही है या बढ़ रही है? सर ये बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है ये -13.6 से फिर ये -3.4 है, ये -1.5 है। सर मतलब कि मेरे नंबर नेगेटिव में है, लेकिन सर ये नंबर भले ही कम हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल वो बढ़ रहा है, कभी ना कभी तो 0 आएंगे। तो ये वही वाली बात होगी। तो यहां पर देखो हम हमेशा ऊपर वाली शेल माइनस नीचे वाली शेल करेंगे ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करेंगे। तो यहां पर यही इसलिए किया गया है कि N2 माइनस N1 मतलब कि कहां से आया और कहां पर आया, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा है नीचे एनर्जी कम है ना। न्यूनतम एनर्जी होती तभी तो स्टेबिलिटी सबसे अधिकतम होती है। तो ये क्या है? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो आपने ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव किया था। ये ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव किया था, देखो ये Z² बाय n² माइनस m e⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला वहां पे लिखा गया है, वो एक बार बस बताने के लिए डेरिवेशन कैसा हो रहा है। बाकी आपको बस सीधे सीधे यही याद रखना कि -13.6 Z² बाय n2 का स्क्वायर माइनस 13.6 Z² बाय n1 का स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज को हमने माइनस करना है, ठीक है। अच्छा एक और बात यार, है ना, ये एक और छोटी सी बात है, मैं वापस से एनर्जी पे जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि नीट 2024 में एक आधा सवाल ऐसा आ सकता है जो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उस पर सारी चीजें कैसे निर्भर कर रही है, खास तौर से ऊर्जा, वेग और त्रिज्या, है ना। ऐसा हो सकता है आपको कि नीट में एक क्वेश्चन बना कर दे, एक नया क्वेश्चन बनाए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑलमोस्ट जो है वो सब कुछ रिपीट ही होते रहते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा उसमें पता भी चल जाएगा। तो क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते हैं, तो अगर क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते हैं तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि नया क्या पूछा जा सकता है? तो देखो नए में क्या पूछा जा सकता है, आपको ऐसा बोलेंगे कि यार, क्योंकि जेईई में इस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, कि एक ऐसी कल्पना कीजिए, एक ऐसे परमाणु की कल्पना कीजिए जिसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का दुगना है।
या आधा है। तो बताइए उसकी त्रिज्या, उसका वेग, उसकी ऊर्जा कुछ भी पूछ सकते हैं कि क्या होगी। अब तो याद रखना है कि त्रिज्या वेक्टरमानुपाती होगी द्रव्यमान के, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या घट जाएगी। वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ऊर्जा ये समानुपाती होगी द्रव्यमान के। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। क्लियर है मामला? चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं ऊर्जा के ऊपर। तो ये वही वाली बात लिखी हुई कि ये दोनों ऊर्जाओं को घटाओगे तो घटाकर आपके पास ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 13.6 माइनस कहां चले गया, मैंने बोला बड़ा माइनस छोटा किया तो पॉजिटिव नंबर आएगा। 13.6 99.99% केसेस में हम z की वैल्यू 1 रखेंगे। z की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, या अभी हम ज्यादातर बातें करेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन में z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सर, अब यहां पर ये जो ऊर्जा है, ये वाली जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा, ये ऊर्जा कहां से आ रही है? ये ऊर्जा आ रही है सर इलेक्ट्रॉन की, और यही ऊर्जा किसके बराबर होना चाहिए? फोटोन की। इलेक्ट्रॉन कूदा, उसने फोटोन दिया, तो जगह hc बटा लैम्डा के बराबर। तो इस पूरी ऊर्जा को hc बटा लैम्डा के बराबर करके हमारे पास एक कांस्टेंट आता है ना। देखो ये पूरा मान जो है, इसमें क्या हुआ? hc भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर h का स्क्वायर, यहाँ पे h की पावर 3 हो गया। क्यों? क्योंकि hc बटा लैम्डा h बटा c मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर लिखेंगे hc बटा लैम्डा, तो ये hc को नीचे मल्टीप्लाई करा तो ये h स्क्वायर था, h क्यूब बन गया, ये एक और c आ गया। तो ये जो पूरा कांस्टेंट बना, इसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पे जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, उसका मान आप ये सारी वैल्यूज रखोगे तो कुछ निकल कर आएगा। ये बस एक बार देखने के लिए आपकी कॉपी में लिख लो कि भैया हाँ, हमें पता है रिडबर्ग कांस्टेंट का मान कैसे निकालते हैं। बाकी 99% चांस अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी। बाकी आप इसे याद रख सकते हो, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10⁷ पर मीटर होता है। क्या होता है? 10⁷ पर मीटर होता है। तो इन सब में कुल मिलाकर जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो मैं एक बार बता देता हूं। यहां पर होगा 1/λ, मतलब कि जो फोटोन निकलेगा उसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी 1/λ, बराबर होगा रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट आर के नीचे एक छोटा सा अनंत बना देते हैं, तो जब रिडबर्ग कांस्टेंट ये होगा 1/, है ना। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, पहले n1 आएगा फिर n2 आएगा ना। तो ये 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इंटू z का स्क्वायर। तो ये हमारा जो फोटोन बाहर निकलेगा उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य रहेगी। हमारा जो फोटोन बाहर निकलेगा उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य का ये फॉर्मूला रहेगा, है ना। एक्चुअल में तरंग दैर्ध्य भी नहीं है, 1 तरंग दैर्ध्य, इसे हम तरंग संख्या कहते हैं। सॉरी, क्या कहेंगे हम इसे? 1/λ जो होता है उसे हम तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या, तरंग संख्या बेसिकली ये बताता है आपको कि देखो लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग संख्या ये बताता है कि 1 मीटर में कितनी तरंग आ जाएंगी, 1 मीटर में कितनी तरंग आ जाएगी, उसे क्या बोलते हैं? तरंग संख्या बोलते हैं। आसान शब्दों में आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि तरंग संख्या उसे अपने केमिस्ट्री में बड़ा होगा, लेकिन फील क्या है इसका? फील ये है कि यदि मान के चलो एक तरंग 1 मीटर दूरी तय कर गई, 1 मीटर दूरी तय कर गई, तो हमें कितनी तरंगे आ जाएंगी उसमें, तो वह जो होगा उसे हम तरंग संख्या कहते हैं। अब जो हमें पूछा जाएगा वो तरंग संख्या भी पूछा जा सकता है, लैम्डा भी पूछा जा सकता है। लैम्डा पूछेंगे तो फाइनल में उल्टा करना होगा। चलिए, तो ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला बना। इसमें आर, ये बस आपको जो पूरा कहानी है उसमें ये याद रखना है। इसमें रिडबर्ग कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू होती है 10⁷। वैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.098, लेकिन आप इसे 10⁷ इंटू 10⁷ होती है। आप इसे 0.98 है तो उसको ऑलमोस्ट 1 मान सकते हो। और ये होगी मीटर इनवर्स पर मीटर। क्यों? कि देखो z और n का कोई मात्रक नहीं होता, तो संख्या है दोनों, और ये लैम्डा होता है मीटर, तो ये 1/मीटर जो होगा वो रिडबर्ग कांस्टेंट का मात्रक बनेगा। तो यहां पर ये पर मीटर में होता है, और याद रखना हमें बहुत बार क्वेश्चंस में वो एंगस्ट्रॉम में पूछता है, क्योंकि पर मीटर तो सर बहुत कम वैल्यू आएगी ये तो, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, लेकिन लैम्डा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। 1 मीटर में कितनी सर है जो तरंग दैर्ध्य होगी वो कितनी होगी सर? वो होगी कुछ एंगस्ट्रॉम में। तो हमारे पास ज्यादातर चीजें जो वो एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, इनमें बोला जाएगा। तो अगर ऐसा बोला जाता है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू एंगस्ट्रॉम में हम याद रख लेंगे। ठीक है,
ये वाली वैल्यू हम एंगस्ट्रॉम में याद रख लेंगे। तो हम इसे 10, ये कैसे निकाल रहे हैं, इसमें क्या 10 की पावर -10 का मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो ये जो 1.098 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इनवर्स, सॉरी एंगस्ट्रॉम इनवर्स हो जाएगा। चलिए अब यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इस पे हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो याद रखेंगे, पढ़ेंगे उसे। ये आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आप सीधे इसको भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में। चलिए लिख लिया सभी ने इतना? चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, अब हम, हाँ ये केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, वही चैप्टर है, सेम चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में भी होता है सिलेबस में। तो अब हमें एक्चुअल में एक एक करके समझना होगा कि यहां पर है ना, देखो ये एक्चुअल में मेरे को कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। बाकी मैं आपको पहले समझा दूंगा फिर बता दूंगा कि देखो ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो अब क्या होता है हमारे पास, अगर कोई भी है ना, हाँ देखो यहां पर अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदकर N1 पर आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है इसकी। तो कहीं से भी कूदकर N1 पर आता है तो वहां से जो फोटोन निकलता है, उस फोटोन को हम बोलते हैं कि यह जो है वह लाइमन श्रेणी का फोटोन है। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी का फोटोन बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कहीं से भी कूदकर n बराबर 2 तक आता है तो वो बार्मर श्रेणी का कहलाता है। कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन कूदकर N3 पर आता है तो वो पाश्चन श्रेणी का कहलाता है। कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन कूदकर N4 पर आता है तो ब्रैकेट, इसी प्रकार से प्यूफंड कहलाता है। अब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, अच्छा तो एक बात बताओ यार, अगर N1 पर इलेक्ट्रॉन कोई भी कूदकर आ रहा है तो उसकी न्यूनतम और अधिकतम ऊर्जाएं क्या हो सकती है? तो न्यूनतम और अधिकतम ऊर्जा कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे न्यूनतम और अधिकतम तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? तो सर न्यूनतम ऊर्जा कहीं से भी आए तो सर कहीं से भी, तो सर यहां से अगर N2 से N1 पर आ गया तो उस कंडीशन में ऊर्जा न्यूनतम होगी। अच्छा ये बताओ कि ऊर्जा अगर न्यूनतम होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम या न्यूनतम? यह न्यूनतम ऊर्जा होगी क्योंकि सबसे करीब से कूद कर आ रहा है तो ये न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? न्यूनतम या अधिकतम? न्यूनतम या अधिकतम? हाँ मैक्सिमम होगी। बहुत ही बढ़िया है ना। तो क्या होगा सर, हमें पता है ऊर्जा कम मतलब कि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। तो यहां से यहां तक कूद कर आएंगे, यहां से यहां तक कूद कर आएंगे तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ऊर्जा जो आएगी वो ऊर्जा क्या हो जाएगी? सर यहां से यहां तक कूदने में हमारे पास ऊर्जा जो होगी वो अधिकतम होगी या लैम्बडा मिनिमम आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर अनंत से कूद कर कोई इलेक्ट्रॉन N1 पर आ गया तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस कंडीशन में उसका लैम्बडा न्यूनतम आएगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हर एक श्रेणी में, स्पेशली लाइमन और बार्मर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि इनका मैक्सिमम और न्यूनतम लैम्बडा कितना आता है। ठीक है, इनका मैक्सिमम और न्यूनतम लैम्बडा कितना आता है तो वो अब हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट वाले में लाइमन में क्या क्या होता है। न्यूमेरिकल भी पूछते हैं या परिभाषा भी? कौन है ये? शुक्ला। बेटा परिभाषा नहीं पूछी जाती है, न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं फिजिक्स में नीट के एग्जाम में। चलो तो लाइमन श्रेणी में क्या होगा? लाइमन श्रेणी में सबसे पहले अगर हम लाइमन श्रेणी में बात करें तो देखो क्या होगा। अगर कहीं से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन कूदकर N1 पे आया तो वो लाइमन श्रेणी का होगा। अच्छा तो सबसे कम दूरी या न्यूनतम ऊर्जा या मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य क्या हो सकती है ना? अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या हो सकती है? तो इसका बोलेंगे हम, इसका प्रथम सदस्य होगा जिसे हम बोलेंगे लैम्बडा मैक्सिमम।
ऊर्जा मिनिमम, ई मिनिमम होगा और लैम्डा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर लैम्डा मैक्सिमम करना है या ई मिनिमम करना है तो उसके लिए n1 n2 n बराबर 1 और n बराबर 2 से, मतलब कि कहां से आना चाहिए, n2 से आना चाहिए और n1 पर आना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये वाला जो फॉर्मूला यही बार बार लगेगा। अब हमारे पास z की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी क्योंकि हम z, ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो z की वैल्यू 1 होगी। z की वैल्यू क्या होगी 1, तो हर एक में हमारे पास लैम्डा की सॉरी z की वैल्यू 1 ही रखना है। तो अब हम पहला वाला प्रथम सदस्य लिखेंगे 1 बाय लैम्डा बराबर होगा r इंटू 1 बाय, देखो अगर हमें लाइमन में कोई भी सदस्य निकालना तो कहां पे आना पड़ेगा, 1 पर आना पड़ेगा। माइनस कहां से आ रहे सर, कहीं से भी आ जाओ। ये हमारे पास लाइमन श्रेणी का फॉर्मूला रहता है। ये किसका फॉर्मूला रहेगा, लाइमन श्रेणी का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये लाइमन श्रेणी का फॉर्मूला रहेगा 1 बाय लैम्डा बराबर होगा r इंटू 1 बाय 1 का, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बाय n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो प्रथम सदस्य होगा तो यहां पे 2 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 बाय लैम्डा की वैल्यू की 3r बाय 4, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको सॉल्व करना, लॉ में तुम्हें एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। ये हो जाएगा r इंटू 1 माइनस 1 बाय 4, तो एक में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा। इसको घुमा कर रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3r बाय 4, है ना। 3r बाय 4 1 बाय लैम्डा होगा, लैम्डा हो जाएगा 4 बाय 3r। तो ये जो होगा इसका लैम्डा मैक्सिमम होगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा तीसरा चौथा सदस्य हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन सा सदस्य उसने पूछा है, पहला सदस्य, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहां पर ये जो प्रथम सदस्य होगा इसमें क्या होगा सर, इसमें लैम्डा मैक्सिमम आ रहा है 1216 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसी प्रकार से दूसरे सदस्य में देखो, दूसरा क्या होगा सर, 3 से 1 पर आ रहा है तो उसको पूरा सॉल्व किया, है ना। ये सब याद रखने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये फॉर्मूला है, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी सदस्य पूछे आप n की वैल्यू रखते जाओ और वहां से कहानी बढ़ती जाएगी। n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपसे पूछा आखिरी सदस्य क्या होगा, आखिरी सदस्य या सीमांत सदस्य। सीमांत सदस्य में क्या होगा, n2 की वैल्यू अनंत हो जाएगी, मतलब अनंत से आ रहा है। अच्छा, 1 बटा अनंत क्या होता है, 1 बटा अनंत 0 होता है, 1 बटा अनंत 0 होता है, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां पर हम लिखेंगे ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा बराबर होगा r इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय अनंत का वर्ग, 1 बाय अनंत का वर्ग। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, एक्चुअल में r ही है, ये r ही है। तो इससे आपको एक और मजेदार बात पता चल गई है, आप चाहो तो मतलब ये पूरा रखो, ये तो 1 हो गया, ये हो गया 0, तो ये r के बराबर हो गया, मतलब 1 बाय लैम्डा बराबर r होगा और r की वैल्यू आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं लैम्डा के लिए। ये हो जाएगा 1 बाय r, एक दूसरे को उल्टे आ गए और यहां से जो वैल्यू निकल के आती है वो 912 एंगस्ट्रॉम निकल कर आती है। या आप चाहो तो ऐसा भी याद रख सकते हो कि यहां पर जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 1 बटा r होती है, लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो 1 बटा r होती है ना। तो यहां पर ये 1 बटा r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 912। r की वैल्यू याद थी आपको, आप चाहो तो 1 बटा r की वैल्यू भी याद रख सकते हो, ये भी हमें बहुत बार काम आएगी। तो या इसी का उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटा r जो जाएगा वो जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसको उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़े। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? देखो, अगर पहली श्रेणी समझ में आ गई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी समझना 2 मिनट का खेल होता है। पहली वाली अच्छे समझ में आनी चाहिए। r का मान कहां से आया, यहां से आया, ये इसको सॉल्व करके आया। ये जो पूरा पद है उसमें सारी वैल्यूज रखी और ये सॉल्व करके ये r का मान आया। चलो, हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं ना। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है, क्या कि सर ये जो तरंग दैर्ध्य आई है, ये आई है, आपने बोला मैक्सिमम जो है 1216 है, न्यूनतम जो आया है वो 912 है। तो ये जो रेंज आई है, जैसे हमने पढ़ा था ईएम वेव्स में हमने स्पेक्ट्रम पढ़े थे, हमने देखा था कि सर कुछ रेडियो वेव्स होती है, कुछ माइक्रोवेव्स होती है, कुछ जो होती है वो IR होती है, कुछ विजिबल में आती है, दृश्य प्रकाश में आता है, कुछ पराबैंगनी में आता है। तो ये जो है वो कौन से में आ रहा है, तो यहां पर लैम्बडा का मान 1216
और 912 के मध्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पराबैंगनी क्षेत्र में है। सर आपको कैसे पता चला पराबैंगनी क्षेत्र में है? क्योंकि मुझे पता है जो दृश्य प्रकाश होता है वह 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और ये जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा का मान है और कम आया है ना, ये 4000 नैनोमीटर से 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। तो लैम्डा कम मतलब ऊर्जा ज्यादा, मतलब ये दृश्य प्रकाश से ज्यादा ऊर्जा है। दृश्य प्रकाश से ज्यादा ऊर्जा कौन सी होगी? पराबैंगनी क्षेत्र में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बार्मर श्रेणी, क्योंकि मतलब इतिहास में अगर 100 सवाल आए हैं आज तक, तो 100 में से 90 सवाल बार्मर श्रेणी पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इसके 2-3 रीजन भी है। क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो दिखाई देता है वो बार्मर श्रेणी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अब क्या कर रहे हैं हम यहां पर, अब N2 पर आएंगे तो कहीं से भी n बराबर 2 तक आओगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम हो जाएगी तो लैम्डा बढ़ जाएगा या वो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये वही वाली बात लिखी है कि अगर हमारे पास इस श्रेणी में वे सभी तरंगदैर्घ्य है जो इलेक्ट्रॉन की किसी बाह्य कक्षा से दूसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में उछाल द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात अगर हम, अच्छा ये एल कक्षा क्या होती है? एल कक्षा क्या होती है ना, हमारे पास जो कक्षा है, ये आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि हमारे पास सर ये नाभिक होता है। पहली कक्षा N1 होती है, या हम उसे K कक्षा भी बोल सकते हैं। अगली वाली को K, L, M, N, P, Q ऐसी कक्षाओं के नाम होती है। तो ये L मतलब दूसरी कक्षा होगी। तो यहां पर कहां पर आना है सर? दूसरी पे आना है, और कहीं से भी आ जाओ। तो इसका जो फॉर्मूला बन सकता हो जाएगा 1/λ बराबर होगा R, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, अब n की वैल्यू यहां पर क्या रखोगे? n की वैल्यू सर 3 से शुरू होगी यहां पर, क्योंकि हम दूसरी पर आ रहे हैं। तो n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 और अनंत तक जाएगी ना। तो पहला सदस्य कब आएगा? जब n की वैल्यू 3 रखेंगे। आखिरी सदस्य कब आएगा? जब n की वैल्यू अनंत रखेंगे। तो यह सभी में होगा। लैम्डा मिनिमम कैसे होगा बेटा? न्यूनतम लैम्डा, जब ऊर्जा अधिकतम होती है तब लैम्डा न्यूनतम होता है। प्रिया कुमारी, ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका नाम प्रिया है, लेकिन आपका कमेंट बिल्कुल ही प्यारा नहीं लगा मुझे ना। नाम में प्यार है, लेकिन ना नाम में क्या रखा है? एक बार शेक्सपियर ने कहा था, आज मुझे वो बात सत्य लग रही है ना, कि नाम में तो क्या ही रखा है। लैम्डा मिनिमम कैसा आएगा? ये मतलब बहुत पहले से मैं बता रहा हूं, है ना, और ये अभी नहीं, फोटोन की कहानी में बताया था। 2-3 हफ्ते से, जो 2 हफ्ते से क्लासेस चल रही थी उसमें भी बताया था। इसके पहले भी हमने ऊर्जा की जब भी बातें करी उनमें ये सारी बातें बताई गई है। ठीक है, तो अगर आपका कमेंट में नहीं जवाब दे रहा तो इसका मतलब यह है कि तुम बात गलत पूछ रहे हो। तो आप बार बार कमेंट करके, है ना, अपने ही नाम के आगे या अपने ही काम के ऊपर सवाल क्यों उठवाना चाहते हो? हाँ देखो, सुभाष कितना प्यारा बच्चा, वो बोला सर ये मैंने तो बचपन में ही पढ़ लिया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, किसके बचपन में पढ़ा था तुमने? अपने बचपन में या किसी और के बचपन में पढ़ लिया था? केजे सर ने तो 500 बार बोला था। क्या बोला था केजे सर ने 500 बार? अच्छा हाँ, यही वाली बात ना। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये केजे सर ने तो हजारों बार बोली होगी वाली बात, क्योंकि ये जब ये पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा तुम्हें, है ना। और तुम्हें केजे सर ने तो ये शुरू में ही बताया होगा कि E बराबर hc बटा लैम्डा होता है। चलिए, हाँ भाई, तो अब यहां पर ये 1 बटा लैम्डा, तो यहां पर 2 तक आना है। कहां से आना है? कहां से आना है? तो सर यहां पर आना है, प्रथम सदस्य होगा, तीसरे से आएगा। तो प्रथम सदस्य में क्या हो जाएगा? यहां पर ये सॉल्व करोगे तो 1/λ, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर प्रथम सदस्य होगा 1/λ बराबर होगा R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो यार, इतना तो मुझे लगता है आपको गणित आता है। देखो 1/4 माइनस 1/9, 9 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 4 का एलसीएम, सर 9 और 4 का एलसीएम 36 आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 करो तो 5 आ जाएगा। तो जब 5R बटा 36, 5R बटा 36,
ठीक है। इसी प्रकार से लैम्बडा जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 36/5R। कितना हो जाएगा? 36/5R हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। 1/लैम्बडा, ये लैम्बडा है। आपको ये वाली वैल्यू याद हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये वाली बात जरूर पता होना चाहिए और ये निकालते जरूर आना चाहिए। क्लियर है कहानी? चलिए, तो यह द्वितीय सदस्य बस ये लिखा हुआ है, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखें प्रथम सदस्य क्या है और अंतिम सदस्य या सीमांत सदस्य क्या है। तो सीमांत सदस्य में आर की वैल्यू अंत रखोगे तो ये हो जाएगा R/4 हो जाएगा 1/लैम्बडा R/4 हो जाएगा। देखो, किसी का भी सीमांत सदस्य निकालना सबसे आसान है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि सर वो जो N2 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो यहां पर अगर अनंत हो जाएगा तो हर एक का अंतिम सदस्य, तो अंतिम सदस्य निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। मेरे पास एक टेबल भी है जिसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई है, तो आप बड़ी आसानी से यहां से देख सकते हो। देखो, अंतिम सदस्य कभी भी निकालना पड़े तो सॉल्व नहीं करना है आपको। क्यों? कि अंतिम सदस्य क्या होगा? अंतिम सदस्य होगा 1/लैम्बडा बराबर होगा R × 1 का स्क्वायर माइनस अनंत का स्क्वायर। फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सबका अंतिम सदस्य ऐसे ही आ जाएगा। ये मतलब जैसे अगर मैं लाइमन के लिए देखूं तो लाइमन का अंतिम सदस्य होगा सर 1/R। बार्मर के लिए हो जाएगा 4/R। क्यों हो जाएगा 4/R? क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। पार्शन तीसरे के लिए हो जाएगा मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब 9/R हो गया। ब्रैकेट के लिए 16/R हो जाएगा। प्यूफंड के लिए 25/R हो जाएगा। तो ये चीज आपको रखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलिए, इसी प्रकार से अच्छा, ये जो अंतिम सदस्य होगा उसमें ऊर्जा क्या होगी? उसमें ऊर्जा मैक्सिमम होगी हमेशा, तो उसका लैम्बडा जो होगा हमेशा मिनिमम आएगा। साथ ही साथ अगर हम यहां पर अब प्रथम सदस्य, द्वितीय सदस्य और तृतीय सदस्य के बाद में है ना, हम अच्छा ब्रैकेट के लिए पहले देख रहे थे। तो ब्रैकेट के लिए बार्मर के लिए द्वितीय सदस्य हो गया और ये अंतिम सदस्य ये आ जाएगा और इसकी वैल्यूज भी आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, ये यहां तक किसी को कोई भी डाउट? हाँ, देखिए, तो अंतिम सदस्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा R/4 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इसका अंतिम सदस्य जो होगा, देखो अब इसकी जो रेंज आई है, इसकी रेंज आई है 6563 एमस्ट्रॉन्ग से 3646 एमस्ट्रॉन्ग तक। और मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि यह जो हमारे पास दृश्य प्रकाश होता है वो 7000 एमस्ट्रॉन्ग से 4000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। तो अगर आप ये वैल्यूज देखो तो ये एग्जैक्ट इसके बीच में आती। ठीक है, तो ये लगभग इसके बीच में ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर यह जो तरंग होगी वह दृश्य प्रकाश में आएगी, है ना। तो यह दृश्य प्रकाश वह पराबैंगनी क्षेत्र के निकटतम होती है। थोड़ा सा पराबैंगनी क्षेत्र में जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो दृश्य प्रकाश में आएगा। तो बार्मर श्रेणी में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने का कारण जो है, वो सबसे ज्यादा पूछे जाने का कारण यही है कि बार्मर श्रेणी में जो तरंग दैर्घ्य होती है या जो प्रकाश होता है वो दृश्य प्रकाश में आता है। दृश्य प्रकाश में आता है मतलब कि वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें जो प्रकाश के बारे में पता चला, जब हमारे पास स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में पता चला, तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में पता चला वो बार्मर के बारे में पता चला। क्यों? क्योंकि वो दृश्य में आ रही थी, वो दिख सकती थी। सबसे पहले बार्मर के बारे में पता चला था। इसी प्रकार से अब आगे कुछ नहीं है। पार्शियल श्रेणी में क्या होगा? ये हो जाएगा सर 1/लैम्बडा बराबर होगा R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इसका प्रथम सदस्य निकालोगे तो n बराबर 4 से आ जाओ, 5, 6, 7, 8 और ये अनंत तक चले जाओ आप इसमें। ठीक है, तो इसका जो प्रथम सदस्य होगा वो यहां पर 4 रखेंगे हम। तो यहां पर 4 रखकर कितना ला सकते हैं हम?
एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं, बस एक आखिरी सॉल्व कर रहा हूं, उसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसमें प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर या प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा इसका, इसमें n2 की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा बराबर होगा r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जगह 1 बटा लैम्डा बराबर होगा r इंटू 1/9 माइनस 1/16। कितना आएगा सॉल्व करने पर, तो सर यहां पर एलसीएम जो हो जाएगा वो 16 ही ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा 16, यहां हो जाएगा 16 माइनस 9, या 1 बटा लैम्डा जो हो जाएगा 16 माइनस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7, तो जाएगा 7r बटा 16, या लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 16 बटा 7r हो रही है, 16 बटा 7r हो रही है। ठीक है, अरे नहीं रुको एक मिनट, एक टाइम, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 9 16 इंटू 9 होगा, 16 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 9 हो जाएगा, तो 16 इंटू 9 बटे में 7r, तो 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा, अगर हम 16 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 144 बटे में 7r। ठीक है, तो यह हमारे पास लैम्डा की वैल्यू रहने वाली है। ये क्या प्रथम सदस्य हो गया, मतलब ऊर्जा न्यूनतम लैम्डा मैक्सिमम में, ये क्या गया इसका, ये लैम्डा मैक्सिमम आ चुका है। इसी प्रकार से अंतिम सदस्य, तो अभी मैंने ट्रिक सिखाई आपको कि अंतिम सदस्य या लास्ट मेंबर निकालने की जरूरत नहीं है ना, वो हम सीधे ही कर सकते हैं। सीमांत में क्या होगा, सीमांत सदस्य में सर हम n2 की वैल्यू अनंत रख देंगे, तो हम सीधे बोल देंगे सर 1 बटा लैम्डा जो हो जाएगा वो r इंटू कौन सी है सर, 3 से आ रहा है, या लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 9 बटा r। ठीक है, इसी प्रकार से हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे मेंबर की कहानी भी देख सकते हैं। ये सारी कहानी जो होती है वो पाषाण श्रेणी के लिए होती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं ब्रैकेट के लिए, तो ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा ये सब कुछ इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको कॉपी में, है ना। एक बच्ची रो रही है, इमोजी भेज रही है, इसका नाम भी प्रियंका ही है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। बेटा कब से पढ़ रहे हो तुम जिंदगी में, है ना, अगर आपने कभी पढ़ाई लिखाई करी हो, या ऐसा था पिछली बार आंगनवाड़ी की क्लासेस में बैठते थे, आंगनवाड़ी में मैडम ने पढ़ाया, उसके बाद में हमने सोचा एसपी सर से ही जाकर पढ़ेंगे सब कुछ। तो ये इतना सारा कोई तुम मशीन तो हो नहीं कि मैं एकदम से देखा तुमने दम कॉपी में लिख दिया सर, ओके पूरा लिख दिया, ये तो असंभव सी स्थिति है। तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, मतलब कि बाकी सब भी नहीं लिख पा रहे, तो आपको यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है कि अरे सर आपने इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, मैं तो लिख ही नहीं पाई। अब ये लिखना नहीं है, क्यों लिखोगे ये, है ना। यहां पर ये सारी बातें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ी और ये स्लाइड्स मिल जाएंगे। आपकी इच्छा होती है पूरा लाइन बाय लाइन लिख लो, बाकी आपके लिए मेन जो बातें हैं जो मैं लिख रहा हूं वो सारी लिखते जाओ। चलो, इसी प्रकार से ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में अच्छा इससे पहले यहां पर जो हमारे पास पाषाण होता है, ये ध्यान रखना है, इसमें यह अवरक्त तरंगों में आता है इंफ्रारेड। क्यों, क्योंकि सर लैम्डा बढ़ चुका है, मतलब कि ऊर्जा कम हो चुकी है, लैम्डा बढ़ चुका है, ऊर्जा कम हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर यह किस में आएगा, यह अवरक्त श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे पास ब्रैकेट श्रेणी में क्या होगा, ब्रैकेट श्रेणी में क्या होगा, तो ब्रैकेट श्रेणी में हमारे पास यहां पर अब कहां पर से आना है सर, अब यहां वाला फॉर्मूला काम करेगा। अब हमें आना है सर 4 तक आना है, और कहां से आना है, 5, 6, 7, 8 कहीं से भी आ सकते हो, अनंत तक से। तो ये पूरा ब्रैकेट के लिए हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना है कि इसका वर्णक्रम जो होगा वो अवरक्त तरंग में होगा, और लास्ट जो है पी फंड, उसमें कहां से आना है, कहां तक आना है, 5 तक आना है, और इसमें भी सब कोई जो होगा वो अवरक्त क्षेत्र में ही होगा, क्योंकि ऊर्जा कम होती जा रही है, लैम्डा बढ़ता जा रहा है। पहले बताना चाहिए था बेटा, बेटा मैंने इसके पहले इतनी सारी क्लासेस पढ़ाई, उनमें तुमने ऐसा तो कभी नहीं पूछा। ठीक है, अगर मैं इतना मतलब ये दो लाइनें हैं तो ये तो आपको समझाने के लिए है ना, बाकी आपके पास स्लाइड्स रहेंगी हमेशा। तो अगर स्लाइड्स हमेशा रहेंगी तो उसमें से आप बाद में चाहो तो लिख भी सकते हो।
चलो हाँ भाई, तो यह सारी कहानी हमारे पास रहने वाली है ना। और इनमें अच्छा, इनमें ऊर्जा अंतराल भी हमने पीछे ही ये जब शुरू किया था उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे ऊर्जा अंतराल भी बता दिए थे। तो ऊर्जा अंतराल भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा अंतराल में ही से ही आपको पता चलेगा। कभी कभार क्या होता है, ऊर्जा अंतराल देते थे तो आपको पता करना होता है कि कहां से कहां पर कूद कर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। चलो हाँ भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टेबल या ये जो फोटो बना हुआ है ये सबको चमकता है क्या? ये फोटो सभी को चमकता है कि सर कहां से आ रही है? ये लाइमन होगी, N1 पर आ रही है, 2 पर आ रही है बारमर होगी, 3 पर आ रही है पार्शनरी ब्रैकेट पीफंड, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें फॉर्मूला होता है जो यूजुअली केमिस्ट्री में ही काम आता है, फिजिक्स में उस पर सवाल नहीं आए हैं आज तक, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वह कहीं से भी कूदकर N1 पर आता है, तो उसमें वह कितने स्टेप्स कूद सकता है? कितने स्टेप्स कूद सकता है मतलब कि कितने फोटोन की संख्या हमें मिल सकती है। क्या है ये फॉर्मूला? देखो, जैसे अगर मान के चलो मेरे को पता करना है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो था वो यहां पर था, N4 पर था, तो N4 से अगर वो कूद कर N1 तक आया तो कितने फोटोन मिल सकते हैं हमें? तो देखो, एक फोटोन मिल सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से कूदकर यहां पर आ जाए, फिर यहां से कूदकर यहां पर जाए, फिर यहां से कूदकर यहां पर जाए, 3 फोटोन हो गए। या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को सूझा कि मैं यहां से यहां चले जाता हूं, फिर यहां से यहां जाएगा तो बात बराबर ही होगी, ये और ये फोटोन एक ही हो गया, तो मतलब अभी 4 फोटोन हो गए। फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कूद के सीधे ही नीचे चले जा सकता, तो 5 फोटोन हमें मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे मिल सकते हैं सर? यहां पर या तो एक एक करके कूदे, या पहले तो कूद जाए फिर एक कूदे, तो ये और ये तो एक ही हो गया क्योंकि N2 से N बनाया, या सर सीधे कूद जाए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फोटोन की संख्या ज्ञात करने का। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या कोई बताएगा ना? इस प्रकार के फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पहले भी देखे, ये मैंने आपको बताया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात होती है कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो फोटोन की संख्या और कहां पर कूद रहा है, कहीं से भी फोटोन जो है ना, कहां पर आ रहा है? N बराबर 1 तक आता है, तब हमारे पास फोटोन की संख्या जो होगी उसके लिए N इंटू N-1 बटे में 2 फॉर्मूला लगेगा, है ना। ऐसा फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पहले भी पढ़ा है ना। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया भी है कि ये कब कब लग सकता है। ये एक्चुअली क्या कॉम्बिनेशन है, कि कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कि अगर आप मतलब जोड़े कितने बन सकते हैं, ना। जोड़े बनाओ मतलब क्या होगा सर? देखो, अगर मेरे पास यहां पर N बराबर 4 था और ये N बराबर 1 है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं सर? एक हो सकता है 4 1 का जोड़ा, फिर बन सकता है सर 4 3 का जोड़ा, फिर बन सकता है सर 3 2 का जोड़ा। याद है हमने ऊर्जा वगैरह निकाला था, उनमें जोड़े जमाव वाला कार्यक्रम मैंने आपको बताया था। तो एग्जैक्टली वही वाली बात है, जोड़े बनाने, है ना। तो ये गणित के हिसाब से पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ाई जाती है बात है, पेयर निकालना है आपको, जोड़े बनाने। तो जोड़े जब भी बनेंगे तो उसमें वाला फॉर्मूला लगेगा ही, है ना। और बायो में भी आपने जब वो डीएनए वीएनए पढ़ा था तो उसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, तो ये सबका गणित है, आसान सी बात है जेनेटिक्स में कि जोड़े बनाओ। तो जोड़े बनाना है आपको, 2 के पेयर बनाए, तो N इंटू N-1/2 से ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, आपका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह, है ना, क्योंकि ये मैथ से बना हुआ फॉर्मूला है। NC2, है ना, क्या बना हुआ है? NC2 बना हुआ है। C मतलब कॉम्बिनेशंस होता है, हाँ, जीनोटाइप निकालने में। चलिए, इसी प्रकार से 1-2 रेसिपी स्टार टेबल बना रहा हूं, ये आप याद रख सकते हो। यहां पर ये क्या है? ये ऊर्जा अंतराल दिए हुए, यह है प्रमुख क्वांटम संख्या, मतलब कि क्या? N1 N2 N3 N4 Nn तक। फिर कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कक्षा कहलाती उत्तेजित अवस्था, यह सतही कहलाएगी, मतलब कि ये N1 होगा। द्वितीय को हम बोलेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था, तृतीय को हम बोलेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था, चतुर्थ को बोलेंगे तृतीय उत्तेजित अवस्था। और यहां पर क्या? यहां पर उनकी ऊर्जा लिखी हुई है कि H परमाणु के लिए ऊर्जा क्या होगी? -13.6 -3.4 -1.5 -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा हमने निकाल ली है, इसका अंतराल भी हमने बताया था। क्लियर है मामला? क्या यहां तक कहानी सभी को समझ में आती है? ठीक है,
चलो हाँ भाई, इसी प्रकार से है ना, ये एक और sp स्टार टेबल है। ये टेबल के माध्यम से जो बच्चे रो रहे थे उनको बता दो भैया इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इस टेबल के माध्यम से आप सारी चीजें देख सकते हो। क्या कि लाइमन बार्मन पार्शन ब्रैकेट प्रीफंड सीरीज में कहां तक आना है, कहां से आना है और क्या क्या मिलेगा हमें, ठीक है, किस प्रकार की तरंगे मिलेंगी। तो वर्ण क्रम जो होगा वो पराबैंगनी, दृश्य और बाकी सब में अवृत्त ही होता है। क्लियर है मामला? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, इसी प्रकार से एक और टेबल है। ये वाला टेबल भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वाला टेबल जो है ये आपके बहुत काम आएगा। ये वाला टेबल मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में कोई भी सवाल इस टेबल से बाहर नहीं जाएगा। मतलब जो हमने पढ़ा उसमें इस टेबल से बाहर क्वेश्चन जाना बहुत मुश्किल है। मतलब जो भी हो इसी वैल्यूज के अराउंड पूछा जाएगा आपसे कुछ ना कुछ। जैसे इस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, इस टेबल में आपके पास कुछ कॉलम दिए हुए। पहले कौन सी श्रेणी, संक्रमण कहां से कहां तक होगा, फिर लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम क्या होगा और लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम का अनुपात। ये आजकल नीट का फेवरेट चल रहा है, एनटीए का फेवरेट चल रहा है कि आपके पास लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम का अनुपात क्या होगा। तो जैसे हमने अभी आप चाहते कॉपी के पन्ने पलटा कर देख सकते, मैंने ये लैम्डा निकालना आपको सिखा दिया था। लैम्डा मिनिमम मतलब कि अधिकतम ऊर्जा, तो ये तो आसानी से निकाल दिया था। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो प्रथम सदस्य, ये क्या है, देखो ये एक्चुअली में लैम्डा मैक्सिमम है तो ऊर्जा मिनिमम है, और ये फर्स्ट सदस्य है और ये लास्ट सदस्य है, अंतिम सदस्य है। तो यहां पर प्रथम में 4/3R, 36/5R, 144/7R, ये भी हमने निकाले हैं जो सारे, ठीक है। और ये इस तरफ इनके लास्ट में, इनका अनुपात देख सकते हो आप, तो 4/3/1/R, तो 4/3 ही आएगा। ये लिखा हुआ 36/5R बटे में 4/R, तो R से R कट गया, यहां पर हो गया 9, तो यह 9/5 हो जाएगा, तो 9/5 आ गया। इसी प्रकार से 16/7, 25/9, ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ही होगी, है ना। तो ये महा टेबल है, इस टेबल के अंदर सारी जितना हमने पढ़ा, जो सब कुछ पढ़ाया मैंने आपको, वो सब कुछ इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है ना, एक और बिटिया ने कमेंट किया, ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर जो क्वेश्चन है आपको वो कहां मिलेंगे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर था ना, उसी चैप्टर के अंदर आपको इस चैप्टर के भी सवाल मिल जाएंगे। मतलब अगर आप संपूर्ण फिजिक्स की में देख रहे हैं तो संपूर्ण फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो ये वाला चैप्टर के क्वेश्चंस है ना, एक बार किन्हीं बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे, तो जो आप अगर थोड़ा सा आखिरी में जाएंगे तो आपको ये मॉडर्न फिजिक्स करके देखो, मॉडर्न फिजिक्स करके एक चैप्टर दिखाई दे रहा होगा। तो इस मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में ही हमारे पास 2 चैप्टर के क्वेश्चंस मिले हुए हैं। एक हाइड्रोजन वाले के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और इसके पहले ये देखो, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले सारे क्वेश्चंस आ गए, और इसके पहले हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसके सवाल भी इसी चैप्टर के अंदर है। तो दोनों को मिलाकर एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो उसी में मिल जाएगा, आपको मिल गया था, वेरी गुड बेटा, तुम तो होशियार हो यार, है ना। कुछ बच्चे कोई बात नहीं ना, कुछ थोड़ा धीमे से समझ में आता है। चलो तो आगे बढ़ते अब, है ना। अब हम कुछ सवालों की तरफ जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन ही बचते करने के लिए। तो अब आने वाला मतलब जो समय बचा 20-25 मिनट, उसमें केवल क्वेश्चन ही करेंगे हम। तो एक एक करके आपका सवाल आता जाएगा, आपको सवाल पढ़ना है, जवाब बताना है। हाँ भाई, पहला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पर। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में उत्सर्जन से उत्सर्जित 3 फोटोन को लिया जाता है, कहां नहीं को आना चाहिए। अच्छा, फिर बोला इनकी ऊर्जा दी गई है, तो यह फोटोन आने चाहिए कितने परमाणु से आने चाहिए, ये फोटोन कितने परमाणु से आने चाहिए ये फोटोन। कहने का मतलब क्या है कि देखो, एक मुझे फोटोन मिला, जो फोटोन जो है वो 12 पॉइंट है ना। अब ये क्या है कि यह उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित 3 फोटोन। अच्छा, तो 3 फोटोन को लिया गया है, तो यहां पर जो हमने 3 फोटोन लिए गए
वो कौन कौन से 12.1, 10.2 और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितने फोटोन संभव है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे यहां पर, है ना। अच्छा एक और बात बता दूं, अच्छा सुयश आया है क्या, मतलब मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूं कि वो बच्चे को मैंने मतलब भगा दिया था पिछली क्लासेस में, तो क्या उसका कोर्स वापस से एक्टिवेट हो चुका है, मैंने करवा दिया था। अगर बेटा आप हो क्लास में तो एक बार थम्स अप कर दो, और अगली बारी जो है वो पिक आ चुकी है, ठीक है। देख पिछला संडे था, तो पिछले संडे पर क्रिसमस का पूरा जो सप्ताह था 3-4 दिन, तो उसमें एक बच्चे का हो गया। अब अगली बारी जो है वो पिक आ चुकी है बेटा। तो अगर अब तेरा एक भी कमेंट ऊपर नीचे लगा मुझे, तो हो सकता है कि 1 साल के लिए, है ना, मतलब कि अब अगले साल कभी तेरा कोर्स चालू होगा। देखो हाँ भाई, तो यहां पर, और फिर उसके बाद में मुझे बोलना मत कि सर प्लीज मेरा कोर्स चालू कर दो, एक बार बंद मतलब अब बंद ही होगा। यहां पर बोला गया कि हमारे पास 3 फोटोन, तो ये 12.1, 10.2 और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कितने फोटोन, कितने परमाणु होने चाहिए, तो वो कैसे पता करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात करें तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब मिल सकता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब मिल सकता है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर हमारे पास, ये हमने एनर्जी लेवल देखा था सर, अगर यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रॉन कूद कर आ रहा है तो यहां से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। अच्छा क्या ये किसी एक परमाणु में संभव है, बिल्कुल सर एक परमाणु में संभव है ये बात। अगला क्या होगा सर, अगला क्या होगा, तो अगले के लिए हमें बोला गया है एनर्जी डिफरेंस जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा फिर एक 12.1 भी बोला है। तो 12.1 कब हो सकता है, 12.1 क्या हो सकता है, तो सर हमें पता है इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। तो अगर ये वाला डिफरेंस जो है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो मतलब यहां पर देख, क्या एक ही परमाणु में ऐसा संभव है कि यहां से यहां भी कूद जाए और यहां से यहां भी कूद जाए, नहीं सर, ये दो अलग अलग में ही संभव होगी वाली बात। तो ये दो अलग अलग में ही संभव होगी। कैसे करना है सवाल, ध्यान से देखो ना, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो क्या होगा यहां पर ये वाला जो परमाणु है वो यहां से यहां तो कूद कर आया, मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कूदा। इसी प्रकार से यहां से 12.1, 10.2 और 12.1 सेम में पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि मान के चलो कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 से 1 कूद सकता है या 2 से 1 कूद सकता है। एक ही आदमी तीसरी से पहली मंजिल पे आकर और दूसरी से पहली मंजिल पे एक साथ नहीं कर सकता, ये दो कोई अलग अलग ही लोग कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, ठीक है। आखिरी वाला जो है वो है 1.9, कहां गया सवाल, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस कब आएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस कब आएगा, किससे किसमें 1.9 वोल्ट का 1.9 का डिफरेंस आएगा। तो सर 1.9 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस यहां पर होगा तृतीय से द्वितीय में। तो देखो क्या ऐसा संभव है कि कोई 2 से 3 से 2 आए, हाँ, फिर 2 से 1 पे चले जाए, बिल्कुल सर। तो एक ये हो सकता है और ये हो सकता है कि सर 2 से तीसरे से पहले पर आ जाए, ठीक है। तो न्यूनतम 2 परमाणु तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब न्यूनतम 2 तो परमाणु चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा कि यहां पर यह फोटोन कितने से आने चाहिए, तो ये फोटोन जो है वो न्यूनतम 2 से आने चाहिए, है ना। अब एक ऑप्शन है 1 परमाणु, एक है 2 परमाणु, एक है 3 परमाणु, या 2 या 3 परमाणु से। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, तो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा वो 4th वाला हो जाएगा कि सर 2 से भी आ सकते हैं, 3 से भी आ सकते हैं। क्यों सर 3 से कैसे आ सकता है, 3 से कैसे आ सकता है, हो सकता है ना यार कि यहां पर हो सकता है कि यहां पर ये एक अलग एटम हो, ये एक अलग एटम हो, ये एक अलग एटम दे रहा हो, ठीक है। ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग आदमी भी दे सकता है, क्योंकि 3 से तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे आना और दूसरी से पहली पे आना, ये एक आदमी भी करके दिखा सकता है और 2 अलग अलग भी करके दिखा सकते हैं। क्लियर है मामला, चलिए। तो क्या ये सवाल सभी को समझ में आ गया, अरे बोलो, क्या ये सवाल
सभी को समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल करते। हाँ भाई, जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। चलिए आ गया जवाब। क्या आएगा जवाब? हाँ, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बारमर श्रेणी की पहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो दूसरी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? देखो क्या बोला इसने, प्रथम बारमर। देखो बारमर के तो आप रड भी लो तो भी चलेगा। बारमर की पहले क्या है, ये हो जाएगा सर 1/λ होगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 4 मतलब 36 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 5। ये हुई 1/λ की वैल्यू। ये आपने सॉल्व कर लिया। ये आ गई पहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, बारमर की पहली रेखा आ गई। फिर बोला दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा के पदों में, लैम्बडा के पदों में आपको आंसर निकालना है। तो दूसरी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? दूसरी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कैसे करेंगे पता? हम दूसरी तरंगदैर्घ्य कैसे पता करेंगे? तो ये हो जाएगा सर 1/λ' बोल देता हूं इसे। ठीक है, ओके सर, 1/λ' बराबर होगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर? क्योंकि सर अब दूसरे पे तो आना है, लेकिन चौथे से आना पड़ेगा। द्वितीय तरंगदैर्घ्य पता करनी है हमें। तो ये हो जाएगा 1/λ', ये होगा 1/4 माइनस 1/16। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 16। यहां हो जाएगा सर 4 माइनस 1। ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट आए तो पूछ लो, बिल्कुल बेसिक सा गणित है। तो 1/λ' की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r इंटू 3/16। क्या ये सही किया है मैंने? क्या ये 1/λ' की वैल्यू आ चुकी है? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ये λ' की वैल्यू लैम्बडा के पदों में। तो क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। अच्छा, किसी के मन में आ सकता है कि सर आपने लैम्बडा की वैल्यू निकाली, कोई बात नहीं, आप इसे उल्टा कर लो ना, काहे घबरा रहे हो? आप तो लैम्बडा लिख लो, 36/5r लिख लो, खुश। तो यहां पर आप λ' कितना आ जाएगा सर? λ' जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16/3r। ठीक है, सेम कहानी। आप अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो यहां से हो जाएगा सर λ'/λ, ताकि जो कटना होगा कट जाएगा, बाकी जो रहना वो रह जाएगा। तो 36/5r, तो r से r कट जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो, डिनिंग 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 डिनिंग, ये भी कटेगा, तो ये जगह 9 और ये जगह 4। ओके सर, तो 20/27 λ' के बराबर। 9 और 3 5 और 4 20/27 लैम्बडा। ए आएगा। ठीक है, ए आएगा। हाँ बेटा, वो EN ये कौन सा बैच है वैसे? RM2 है शायद। नहीं, ये उड़ान बैच है। अच्छा ठीक, RM2 बैच है। हाँ, तो वो एक बच्चा जो है EN और उसके आगे कुछ नंबर है, तो वो अभी ब्लॉक हो रहा है ना, चिंता ना करो। आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, मेरी निगाहें बहुत तेज है। क्या सभी को ये मामला क्लियर है? 4 क्यों आया, फिर से बता देता हूं। मैं इतनी देर से जब रामायण गा रहा था तो तुम सो रहे थे क्या? 4 क्यों आएगा? क्या बोला उसने? द्वितीय रेखा, दूसरी रेखा। अब बारमर श्रेणी, तो बारमर में पहली वाली कहां से आएगी सर? N2 तक आना है, N2 तक आना है, तो N3 से आएंगे तो पहली रेखा हो जाएगी, N4 से आएंगे तो द्वितीय रेखा हो जाएगी,
5 से 2 पर आएंगे तो तृतीय रेखा आ जाएगी। तो इसी प्रकार से बस हमने सॉल्व किया, यहाँ पर हो जाएगा 1/λ बराबर होगा r इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व किया तो ये मेरी पहली रेखा होगी, ये मेरी दूसरी रेखा होगी। क्यों? क्योंकि सर मैं कहां से आ रहा हूं? 4 से आ रहा हूं। कहां पे आ रहा हूं? 2 पर आ रहा हूं। तो उसको सॉल्व किया, मेरे पास लैम्डा डैश आके दोनों को डिवाइड कर दिया। चलो आगे बढ़ते। पहले सवाल का कोई एसपी स्टार है, हाँ, तो बस वैल्यूज याद रखेगा तो आसानी से हो जाएगा ना, डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। चलो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यदि हाइड्रोजन, अब आसान सवाल से 2-3 जो डिफिकल्ट सवाल थे मैंने पहले करवा दिए, अब आसान सवाल है। यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो Be+3 की प्रथम उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? क्या ये कर सकते हो? 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 यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और Be+3 की प्रथम उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो यहां पर आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? तो कैसे करेंगे सर? सर हमें पता है अब वहां की ऊर्जा होगी -13.6। देखो ये तो -13, ये तो बस बताया है उसने, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हो जाएगा Z²/n², तो ये हो जाएगा -13.6। अच्छा ये क्या है? बेरिलियम। तो ये जाएगा सर, अब मुझे नहीं पता इसका Z का मान, लेकिन उसने बोला है +3 में उसका Z का मान 4 होगा। है सर आपको कैसे पता चला? कि हमें पता है ये जो बोहर मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, हाइड्रोजन जैसे परमाणु में लगाया जा सकता है जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। अब +3 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब उसका Z का मान 4 हो गया। और यहां पर n के वैल्यू क्या? प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब n की वैल्यू 2 लगानी है यहां पर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -13.6 4 का स्क्वायर मतलब 16/2 का स्क्वायर 4 टचक 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 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितना आएगा? तो यह जाएगा सर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये नेगेटिव में आया, बिल्कुल सही बात, लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये तो उतनी ऊर्जा है वहां पर। अब अगर उसे वहां से बाहर निकालना तो कितनी देनी पड़ेगी? इतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। तो आप जो ऊर्जा दोगे वो पॉजिटिव में हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अच्छा सवाल नंबर भी डालते चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। हमें बोला हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का n कक्षा n बराबर 4 से n बराबर 2 में संक्रमण होता है, तो उत्तेजित विकिरण की तरंग संख्या क्या होगी? क्या ये कर सकते हो? क्या ये कर सकते हो? Be+3 का कंसेप्ट समझ नहीं आया? अरे यार ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि तुमको ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि मतलब क्या अभी तुमने दिवाली के पटाखे फोड़ते फोड़ते तुम्हें याद आया कि अरे है ना, ऐसा होता ना, वो किन्हीं किन्हीं पिक्चर में देखा होगा ना आपने, मूवीज में, कि एक और बार दिमाग पे चोट लगती तो याददाश्त वापस आ जाती है। तो क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले दिवाली के पटाखे फोड़ते फोड़ते एक और बार फटाका तुम्हारे सर पे गिरा और तुम्हें याद आया, ओ मुझे पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई करना मैं भूल गया। या अभी 2-3 दिन पहले सेंटा क्लॉज आए थे, तुम्हारे कान में कुछ बोल कर गए कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले, ये जो सब पढ़ा रहे हैं वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्यों समझ नहीं आ रहा? केमिस्ट्री वाले भैया के जो भैया महीनों से ये पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ दिनों से ये पढ़ा रहा हूं कि यहाँ पर अब ये मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से, अगर जो ये बच्चे ने वो कमेंट किया था ना कि सर ये बी में मतलब ये 4 कहां से आया वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो ये कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये वो बात है जो तुझे आज से 12वीं में भी होगा तो आज से 4 साल पहले पता होनी चाहिए थी, मिनिमम 4 साल पहले। अगर ये नहीं पता तो ये यहाँ पे फिजिक्स की वजह से तुम्हारा साल खराब होगा, केमिस्ट्री की वजह से तुम्हारा साल खराब होगा, ये नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारी खुद की हरकतों की वजह से तुम्हारी 12वीं खराब हो रही है और तुम्हारी जिंदगी की आगे पढ़ाई खराब हो रही है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई चक्कर नहीं है
है ना। इसमें तो ये वही वाली बात है, तुम दोष दिए जा रहे हो कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन अब आज तो हो गई है 27 तारीख, तो चलो ठीक है मैं अगली 1 जनवरी से पढ़ना शुरू करूंगा। फिर 1 जनवरी को आप सोच रहे हो कि यार अभी तो नया ईयर चालू हुआ है, अब अगले मंडे से पढ़ना शुरू करूंगा मैं। फिर उसके बाद में और सोच रहे हो कि चलो ठीक है 26 जनवरी से मैं पक्का अच्छे से पढ़ना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वो तो फिर उसका तो फिर कोई समाधान नहीं है ना, उसका कोई समाधान नहीं है ना। और ये समस्या नहीं है, इसे आपदा बोलते हैं। विकट संकट आ चुका है ना। मतलब समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन आपदा में केवल बचाव किया जा सकता है, समाधान नहीं हो किसी आपदा का। तो इस z की वैल्यू 1 के z की वैल्यू 4 कैसे आ गई, फिर से मैं एक बार फिर भी बता देता हूं, क्योंकि मैं तो भोला आदमी हूं, है ना। तुम लोग पूछ लेते हो, मैं भावना में बहकर बता देता हूं। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू +3 इसलिए होती है बेटे, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 4 कैसे आएगी, बीई जो होगा, बी मेरे को नहीं पता बीई में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इतना पक्का पता है कि मेरे पास जो हाइड्रोजन एटम होंगे उनमें जब, या ऐसे एटम जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उनके लिए ही ये सारी बातें मान्य है, ऊर्जा की, त्रिज्या की सारी बातें। तो यहां पर अब सोच कि अगर किसी के पास +3 हुआ है और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो टोटल कितने रहे होंगे। तो सर उसके 3 चले गए, 1 बचा, मतलब टोटल 4 रहे होंगे। इतनी आसान सी बात है। तो यहां पे z की वैल्यू 4 रखना है, हमें z की वैल्यू 4 रखना है, z की वैल्यू 4 रखना है। और n की वैल्यू कितनी रहेंगे, प्रथम उत्तेजित अवस्था, अभी बताया था मैंने, n की वैल्यू प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब 2 हो जाएगा। चलो भाई, क्या ये वाला सवाल कर सकते हो, तो 1/λ इसमें बोला कि n बराबर 2 से n बराबर 4 तक आना है, तो n 1/λ ये होगा 1r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। एकदम बेसिक सवाल, बेसिक फॉर्मूले पर आधारित। अभी हमने वैसे सॉल्व भी किया था ये वाला सवाल। कहां किया था सर, ये वाला, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, 3r/16। क्या सभी का ये आ रहा है, देखो 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा यहां पर 4 - 1, फिर हो जाएगा 3r/16, है ना। उल्टा करने की जरूरत नहीं है, 1/λ ही उसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में बोला है कि हीलियम परमाणु की आध अवस्था, अच्छा ग्राउंड स्टेट, मतलब कि n बराबर 1 की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा। ये सारे संबंध मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताए थे। क्या बताया था मैंने आपको कि कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है, स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है, और गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है। और परिमाण रूप से गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा बराबर होती है, और साथ ही साथ यह स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। तो अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो कुल ऊर्जा की दुगनी होगी। तो इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, तो कितना आ जाएगा, इसका डबल जो आ जाएगा वो 108.8 आ जाएगा नेगेटिव में। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा आसान सवाल। हमें बोला है कि द्वितीय आयन लिथियम Li2+, मतलब इसके आयन की वैल्यू कितनी हो गई है, Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई है। अच्छा, आयन की किस ऊर्जा तल की ऊर्जा हाइड्रोजन की मूल अवस्था में ऊर्जा के समान होगी, और बोल दिया Z की वैल्यू 3। तुम जैसे बच्चों के लिए क्वेश्चन वाले ने दे दिया कि इसको तो अभी सेंटा क्लॉज बोलकर गया है कि पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तो उसको तो Z की वैल्यू भी नहीं आती होगी, तो इसलिए क्वेश्चन में लिख दिया इस बार कि Z की वैल्यू 3 है। क्या आएगा, क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम की ऊर्जा हो जाएगी सर -13.6 Z²/n² फॉर्मूला होता है। तो लिथियम के लिए लिखेंगे -13.6, Z की वैल्यू 3 का वर्ग बटे में n का स्क्वायर। अच्छा, यही ऊर्जा जो है वो हाइड्रोजन की मूल अवस्था की ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो हाइड्रोजन, ये लिथियम के लिखा है, तो हाइड्रोजन के लिए मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन में मूल अवस्था की ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी -13.6
Z भी 1 है, N भी 1 है, तो ये होगी, बस इतनी होगी। तो इन दोनों को आप बराबर कर दो, तो यहां से N की वैल्यू कितनी आएगी, N की वैल्यू 3 आ जाएगी। बराबर करके देखो, एक बार सॉल्व करके देखो कितनी आ रही है। क्या N की वैल्यू 3 आ रही है? क्या N की वैल्यू 3 आ रही है? क्या N की वैल्यू 3 आ रही है? तो कैसे करेंगे, हो जाएगा -13.6 बराबर होगा -13.6 Z² बाय N²। अच्छा, Z तो गया 3 का स्क्वायर बटे में N का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। यहां से N की वैल्यू हो जाएगी 3, N की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, चलो भाई 6 के बाद में 7वां सवाल। 7वें में क्या बोला गया है हमें? 7वें में क्या बोला गया हमें बोला हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है वो -3.4 वोल्ट है। इस अवस्था में इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इस अवस्था में इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या निकाल सकते हो? AIPMT 2005 का सवाल है। ये देखो 99% केसेस ऐसे सिंपल सवाल ही आते हैं इस चैप्टर से। तो क्या होगा यहाँ पर -3.4 कुल ऊर्जा है सर, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी सर? इतनी ही होगी और पॉजिटिव में होगी, इतनी ही होगी और पॉजिटिव में होगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन परमाणु में इसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की आयन ऊर्जा, अच्छा आयन ऊर्जा मतलब कि वह ऊर्जा जो उसे बाहर निकालने के लिए चाहिए। अब जितनी ऊर्जा होती है उतनी उसे बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, तो ये होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, परमाणु की 6 तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों को उत्सर्जित करने के लिए उच्च स्तर तक उत्तेजित किया जाता है। अब आपको बताना है कि उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्ध्य किस संक्रमण के संगत है? अधिकतम तरंगदैर्ध्य, अधिकतम तरंगदैर्ध्य मतलब अधिकतम तरंगदैर्ध्य मतलब न्यूनतम ऊर्जा। तो न्यूनतम ऊर्जा कब आएगी बताओ भाई? तो सर जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना कम ऊर्जा होगी, उतनी कम ऊर्जा अंतराल होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था की ऊर्जा, अच्छा ये तो अभी हमने कर लिया, नहीं और कुछ पूछा है इसमें। उसमें तब इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में है तब उसकी उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी? प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब क्या हो गया? n बराबर 2 हो गया। तो n बराबर 2 में उसकी उत्तेजित ऊर्जा क्या होगी? सर जी फिजिक्स के फॉर्मूले जल्दी भूल जाते हैं। हाँ भूल जाओगे, क्यों नहीं भूलोगे यार? तुम पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फॉर्मूले कहां से याद रहेंगे? कोई बायोलॉजी थोड़ी ना पढ़ रहे। कॉकरोच के 4 पैर होते हैं, उसके 2 सिंग होते हैं, 2 आंखें होती है। अब ये याद करने वाली बात नहीं है। फॉर्मूले पढ़ने के बाद में क्वेश्चन लगाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तब फॉर्मूले याद रह पाएंगे। रट कर थोड़ी ना याद होंगी ये सारी चीजें। हाँ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? तो सर हमें पता है प्रथम ऊर्जा या प्रथम उत्तेजित अवस्था में जो ऊर्जा होगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फर्स्ट होगा पक्का। हाँ, 10.2 क्या था? 10.2 ऊर्जा अंतराल था। 10.2 क्या था? 10.2 ऊर्जा अंतराल था। तो ऊर्जा कितनी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन परमाणु, हर जगह हाइड्रोजन ही पूछेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइन की तरंगदैर्ध्य किसी हाइड्रोजन के समान अन्य आयन की बारमर श्रेणी की द्वितीय लाइन के बराबर है, तब हाइड्रोजन के समान आयन की परमाणु संख्या क्या होगी? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन वाला ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम तरंगदैर्ध्य। अच्छा सर, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम तरंगदैर्ध्य क्या होती है? अगर आपको याद है तो आपके पास वो टेबल है, आप चाहो तो टेबल में से सीधे देख के बता दो, या आप सॉल्व भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। लाइमन श्रेणी की प्रथम, अच्छा सर प्रथम जो होगा वो 4/3r होगा। कितना होगा? 4/3r होगा। या आप चाहो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे सॉल्व करना हो। अरे बाबा, चलो जल्दी बताओ क्या होगा?
क्या आएगा यहां पर? तो सर इसमें यहां पर लैम्बडा जो होगा, इसका लैम्बडा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3r। आप चाहो तो ऐसा करो या फिर आप पूरा पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। ये लाइमन श्रेणी का हाइड्रोजन का प्रथम लैम्बडा है। फिर बोला है कि कोई दूसरा है जिसका z नहीं पता, लेकिन उसकी बारमर की द्वितीय लाइन, अच्छा सर दूसरा वाला कोई है जिसमें z का मान हमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उसने बताया कि 1/λ जो होगा वो होगा बारमर। बारमर तो सर दूसरे पे आना है, और कहां से आना है सर? चौथे से आना होता है। दूसरे पर आना है और चौथे से आना होता है, यही बारमर होता है, बारमर की द्वितीय लाइन। अच्छा सर, तो 1/λ बराबर होगा, इसको सॉल्व करा, इसको बहुत बार सॉल्व कर लिया हमने, 1/4 - 1/16। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? फिर से ये हो जाएगा 16 × 4, और या एक काम करो सीधे 16 ही एलसीएम ले सकते हैं, 16 और अभी सॉल्व किया था हमने, ये हो जाएगा 4 - 1 3, 3r हो गया। इंटू z² भी लिखना होगा, क्यों? क्योंकि z का मान तो निकालना है हमें। ये कोई दूसरा है, ये कोई दूसरा है जिसमें z का मान निकालना है। अब ये लैम्बडा और ये लैम्बडा बराबर है, तो अब इनको बराबर करके z का मान निकाल लो। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3r/4 बराबर होगा, ये क्यों कर रहा हूं मैं? उल्टा क्यों कर दिया? 1/, चलो कोई बात नहीं, आप चाहो तो लैम्बडा लिख लो। इसका लैम्बडा है 3/4/3r, इसका लैम्बडा पलटा के लिखेंगे 16/3r इंटू z², है ना। ये z² साथ में रहेगा, z की वैल्यू तो निकालनी है हमें। तो सर ये 3r से 3r कट गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पर अच्छा ये 1/z² होगा, पलटा होगा तो 1/z² हो जाएगा। ये 1/λ है, मैंने यहाँ पे लैम्बडा लिखा, फिर से बोल रहा हूँ, ये 1/λ है, मैंने यहाँ पे लैम्बडा लिखा, पलटा दिया मैंने इसको पूरा का पूरा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये होगा 4, या z² की वैल्यू होगी 4, या z की वैल्यू हो जाएगी 2। आसान सवाल, बढ़िया जवाब। क्या है क्वेश्चन? फिर से देख लो, क्या बोला था क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला था कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम लाइन। अच्छा सर, तो प्रथम लाइन कहां है? ये रही प्रथम लाइन, नहीं ये रही प्रथम लाइन हाइड्रोजन की, और एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा जो होगा, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा जो होगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली ऐसा कैसा दूसरा आइटम है जिसमें z की वैल्यू निकालनी है, और वो बारमर की द्वितीय लाइन। तो बारमर की द्वितीय लाइन क्या है? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मामला? 9th वाले का आंसर जो होगा वह सेकंड आएगा। बेटा आपसे उत्तेजन ऊर्जा पूछी गई है, तो उत्तेजन ऊर्जा तो 3.4 ही होगी, मतलब n बराबर 2 की ऊर्जा पूछी है उसमें। अच्छा तीसरा आएगा, क्या बोला है? जब इसका इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजन अवस्था में हो, तब इसकी उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी? क्या दिक्कत है इसमें? आपको यह बोलना चाह रहा है कि अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन है, देख थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा, क्या पढ़ाया अभी हमने पढ़ाया कि अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? n बराबर 2 पर है, तो उसमें ऊर्जा होगी -3.4। अब उतनी ही ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यहां से यहां तक अगर वो चले जाता तो ऊर्जा अंतराल, अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि प्रथम से द्वितीय की उत्तेजित अवस्था बताइए, ठीक है, उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा, तो हम ये बताते 10.2। लेकिन अगर उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि वहां की उत्तेजन ऊर्जा, मतलब वो यहां से इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहता है, ठीक है। चलो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य तथा बारमर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताइए। लैम्बडा मैक्सिमम मतलब ऊर्जा मिनिमम, बिल्कुल सही बात सर। तो यहां पर मिनिमम, देखो ये वाला जो सवाल है वो एग्जैक्टली हमने जो टेबल बनाया उसी का पूछा गया सवाल है ना। हमने बनाया मैक्सिमम पूछा है, तो लैम्बडा मैक्सिमम। अच्छा सर लैम्बडा मैक्सिमम किसका? लाइमन का। फिर बारमर का, तो 4/3r और 36/5r, इनका अनुपात पूछा है आपसे। क्या पूछा है? 4/3r 4/3r और दूसरी जो हो जाएगी वो कितनी थी सर? थी 36/5r। इनका अनुपात बता दो कितना आएगा?
कहां से लाया? क्या देखते नहीं हो क्या बेटा तुम कभी कभी? मतलब से आंख बंद कर लेते बीच बीच में। ये यहां से लाया मैं, ये रही वैल्यूज। तुम चाहो तो सॉल्व कर लो, बाकी आप चाहो तो इस टेबल में से भी लिख सकते हो। ठीक है, 36/5 और 4/3 और क्या अनिबट। हाँ भाई, तो यह लाइमन के लिए हो गया और ये बार्मर के लिए होगा। बार्मर, हाँ भाई, तो क्या होगा इसका अनुपात? अनुपात जो लिखेंगे हम 4/3R बटे में 36/5R। तो R से R कट जाएगा, ये आ जाएगा यहां से 9। ठीक है, तो ये 5 ऊपर चलेगा, 5/9 इंटू 3 करोगे 27 होगा। 5/27R इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। 5/27R इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2016 का सवाल। 16 रिडबर्ग नियतांक का मान दे दिया उसने। ओके, 10⁷ प्रति मीटर दिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बार्मर श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? अंतिम लाइन की तरंगदैर्ध्य, अंतिम लाइन की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? हाँ भाई, क्या होगा? टाइम हो गया तो वो तो रोज ही होता रहता है। टाइम में क्या है? टाइम में क्या है, वो तो होता रहेगा। क्या आ जाएगा यहां पर? तो कैसे करेंगे सर? यहां पर इसमें अंतिम तरंगदैर्ध्य देखो, तरंग संख्या पूछा, तरंगदैर्ध्य नहीं, तरंग संख्या पूछा। तो 1/λ वो पूछना चाह रहा था, तो जगह R/4। कैसे पता सर आपको? मैंने भी एक ट्रिक बताई थी आपको। लाइमन की R/1 होगी, बार्मर की R/4 होगी, पास्टन की R/9 होगी अंतिम तरंगदैर्ध्य। तो ये हो जाएगा 1/λ आपको, या तरंग संख्या आपको पता करनी है। अंतिम, ये अंतिम लाइन की तरंग संख्या होगी ये सारी। R की वैल्यू दी, कितना भला आदमी है। तो 10⁴ बटे में 4 करना है आपको, प्रति मीटर में ही पूछा है उसने। तो कितना आ जाएगा ये? 0.25 1/4 इंटू 10⁻⁸। अच्छा 7 आ गया यहाँ पे पहले तो। हाँ, 10⁻7 पर मीटर तीसरा सही जवाब होगा। चलो भाई, 12-13 नीट 2018 का सवाल। क्वेश्चन में बोला है हाइड्रोजन परमाणु की किस बोहर कक्षा में किसी बोहर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? हाँ, इसका 2016 का सवाल आसान था। गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात ये होगा 1:-1। क्यों सर? क्योंकि पता कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है, गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होती है ना। प्यारा सवाल, बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुमको पता है ये दोनों वैल्यू बराबर तो होती है, लेकिन एक दूसरे की नेगेटिव भी होती है। चलो भाई, नीट 2019 का क्वेश्चन नंबर 14। एक परमाणु की एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -3.4 है। अच्छा, तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सर गतिज ऊर्जा इतनी ही होगी, पॉजिटिव होगी, और स्थितिज ऊर्जा डबल होगी। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आखिरी सवाल, नीट 2020 का सवाल है ना। इसके बाद में हमारे पास 1-2 और सवाल रहते, लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास में भले डिस्कस कर लूंगा। बाकी 22-23 के सवाल जो है वो एकदम आसान है, आपसे बन जाएंगे। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन मतलब बोहर मॉडल वैध नहीं है। किसके लिए नहीं है? पहला दिया हुआ है नियॉन प्लस, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और ड्यूट्रॉन परमाणु। तो हमें पता है सर इन सब में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सर नियॉन में होते 10 में से गया 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो सर इसके लिए वैध नहीं होगा। और अगर आपको कुछ नहीं पता तो भी देख लेते अच्छा इन चारों में से अलग क्या है, वो आंसर है। चलो, तो कल हमारी 12 बजे 12 PM, AM नहीं लिख रहा हूं, AM मतलब सुबह है ना। कल 12 बजे एक क्लास होगी जिसमें हम नाभिक पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि नाभिक का मैक्सिमम हिस्सा तभी खत्म कर दे। अगर इन केस कुछ रह जाता है तो हम अगली क्लास में ले जाएंगे, वरना फिर हम जो वैसे नाभिक हम 2 घंटे के अंदर हो सकता है, हमारा पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है, क्योंकि वो उसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो हट चुका है।
तो अब हम अगली क्लास जो कि इसमें 12 से 2 वाली में नाभिक पढ़ेंगे और उसके बाद में हम अर्धचालक चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। इसके मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में डाल दूंगा, आज अब एक बार ट्राई जरूर करना। चलिए मिलते अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।